ओम। ओम। प्रतिज्ञा दोहराएंगे सभी साथ में। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नेटो जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का प्रचार प्रसार करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, आभाज्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। खुद से संकल्प लेते हुए और प्रण करते हुए कि जो भी अध्ययन आप करें पूरी तरह जुटकर करें और पूरी श्रद्धा के साथ अपने अध्ययन को करते जाएं। दोनों हथेलियों को आपस में रख कर लेंगे, धीरे से आंखों पर और धीरे से वापस आ जाएंगे। नमस्ते सभी को। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो जुड़ेंगे बाद में, अभी टाइम भी हो गया है। नोट्स बनाए आप लोगों ने? मैसेज करेंगे। जी मैम। और किसी ने नहीं? यस मैम। और बाकी सब नहीं बनाने क्या नोट्स? देखिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जो आपको लगता है कि नंबर वाला याद करना है, मतलब जहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, या 1 लाइन 2 लाइन वाला ना बना के रखना है। ठीक है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। चलिए, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। नया जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, विजिबल है स्क्रीन? जी मैम। जी मैम। ओके। आज हम देखने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर। 3 हमारे हो चुके हैं, फोर्थ है। और कल कोशिश रहेगी कि 5 और 6 चैप्टर हम कर लें, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं। कुछ चीजें हैं वो आपको जनरली पता है, बस जो याद करने वाली होंगी मैं बता दूंगी। कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वैसे अगर करेंगे तो हो जाएगा। फोर्थ चैप्टर, ठीक है। इसका नाम है अध्यापन विधियों के जो स्रोत होते हैं, सोर्सेज ऑफ टीचिंग मेथड्स। जो अध्यापन विधियां हैं, जो टीचिंग मेथड्स हैं, उनके सोर्स क्या क्या है। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग मतलब प्रिंसिपल होते हैं। जो मैंने लास्ट आपको टॉपिक पढ़ाया था ना, उससे रिलेट करता है ये। लास्ट क्लास में एक लास्ट टॉपिक पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल उसी पर आधारित है ये। कि एक टीचर को सारी चीजें ओवरऑल आनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही चीज की उसे शास्त्रों की नॉलेज हो। हाँ, ये ठीक है कि शास्त्रों में उनका परफेक्शन होगा, ये अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं है कि उनको एनाटॉमी ना आए या साइकोलॉजी, मतलब ओवरऑल उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वो पढ़ा रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और उनको कोई भी मेथड चूज करने में बहुत इजी हो जाएगा। कि चीजों, जरूरी नहीं कि एक ही विधि से पढ़ें, और भी कोई मेथड अप्लाई किया जा सकता है, तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो उसी पर आधारित है ये चीजें कि एक टीचर, जब हम अलग अलग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए जिससे क्लास इफेक्टिव रहे, बच्चों के ऊपर उसका मतलब जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव हो और अच्छा इफेक्ट जाए। अच्छी अध्यापन विधियों की संरचना
कर सकने के लिए अध्यापक, शिक्षा, योग सीखने का मनोविज्ञान, मतलब ये चीजें इसमें बताई गई हैं कि योग सीखने का मनोविज्ञान, शरीर रचना क्रिया विज्ञान, महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अध्यापक परिचित होना चाहिए। जो मैंने आपको बोला कि योग के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल हैं, योगिक प्रिंसिपल्स हो गए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गई, साइकोलॉजिकल क्या चलता है वो, सोशियोलॉजी में क्या है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि हम बात अगर हम टीचिंग मेथड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ योग से, तो हमें एनाटॉमी की नॉलेज होगी तो कौन से किसका शरीर कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमें नॉलेज होगी, तो हम उसको कराने में थोड़ा फ्लेक्सिबल होंगे कि क्या चीज करानी है क्या नहीं करानी है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक के ऊपर चलते हैं अभी हम। यौगिक सिद्धांत, फर्स्ट टॉपिक है हमारा यौगिक प्रिंसिपल। तो इसमें है कि यौगिक अभ्यास व्यायाम नहीं है। तो ये आपने पहले भी देखा है कि जो व्यायाम होता है और यौगिक अभ्यास होता है वो अलग है और इनको सेम नहीं मानना। व्यायाम में क्या होता है, सिर्फ शारीरिक हलचलें या क्रियाएं होती है, सिर्फ एक्टिविटीज होंगी, डायनेमिक मूवमेंट्स हो जाएंगे कि करते जाना है, स्ट्रेचिंग करती जानी है। बट यौगिक अभ्यास की बात करें, अभ्यासों में प्रबल हलचलें टालनी चाहिए। अभी ठीक है, बहुत सारे वो आ गए हैं, मीन्स अलग अलग टेक्निक्स आ गई हैं कि हठ योग और होठ योगा। एक मिनट होल्ड, एक मिनट रुक जाओ। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। जी 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 ओके। जी। मतलब कि क्या होता है कि जैसे आजकल होठ योगा है, ठीक है, और रोप योगा है, बॉल योगा, कोर योगा, बहुत सारे अलग अलग योग हैं, ठीक है, अलग अलग मेथड्स हैं, और अष्टांगा है, विन्यासा, फ्लो, बहुत सारे हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब सिर्फ फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, सिर्फ फिजिकल फिटनेस, बाहरी सुंदरता को लेकर कि फिट होना चाहिए, स्लिम ट्रिम के लिए, कि हॉट योगा है कि जहाँ पे ठंड ज्यादा रहती है तो रूम टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है कि 45 रूम टेम्परेचर कर दिया जाएगा योग क्लास से पहले, और जिससे कि उसमें कुछ पर्टिकुलर पोस्चर होते हैं फिक्स्ड, उनको बार बार उनको कराया जाता है। 45 मिनट्स 50 मिनट्स का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, डिजाइन किया हुआ है, उसको करेंगे तो उसी को कराया जाएगा, तो उसमें स्वेटिंग अच्छे से होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन अगर हम योग की बात करें, ट्रेडिशनल योग की, तो वहां पे हलचलों को टालने से मना किया गया है, क्योंकि पतंजलि जी ने भी कहा है स्थिर सुखम आसनम, ठीक है, कि जहाँ पे स्थिरता आ जाए। ये स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम थोड़ा मूवमेंट करें, लेकिन बाद में जब स्टेबिलिटी आ जाए, जब आप उसमें सुखपूर्वक बैठने लगे, वही आसन है। तो आप आसन से अगर योग अभ्यास से समझेंगे तो हलचलों को टालना, जो बॉडी में मूवमेंट्स आ रही है उसको टाल देना। यौगिक अभ्यासों में विविध युक्तियां, मैकेनिज्म प्रयुक्त होते हैं, अलग अलग मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं उनको कराने के लिए, जिनके माध्यम से यौगिक अभ्यासों के प्रभाव प्राप्त किए जाते हैं। तो अलग अलग हम टेक्निक जब यूज करेंगे, अलग अलग उनकी इफेक्ट देखेंगे, तब क्या होगा, उसके बाद ही, ऐसा नहीं है कि आसन करा दिया या प्राणायाम करा दिया, सारी चीजों का अलग अलग हम मिक्स करके कराते हैं, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल तैयार करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है, जो आउटकम होता है वो ज्यादा अच्छा आता है। आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, क्रियाएं और ध्यान में एक ही मार्ग द्वारा परिणाम प्राप्त नहीं किए जाते, सबका मैकेनिज्म अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है, तो उनको अलग अलग तरीके से कराया जाता है, तब उसके रिजल्ट आते हैं। आसन यौगिक अभ्यासों में सबसे महत्वपूर्ण सुपरिचित स्थिर खिंचाव युक्त क्रियाएं हैं। आसन की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जिसको सबसे ज्यादा जाना जाता है, परिचित है इससे सभी, स्टैटिक, जिसमें स्थिरता होती है, खिंचाव भी होता है, ये एक ऐसी क्रिया है। जो आसन होता है इसमें क्या होता है कि फेजिक तंत्र की अपेक्षा तान तंत्र को प्रभावित करने के लिए मंद गति और बिना झटके से करना चाहिए। यानी हमें जो स्टेजेस होते हैं उसकी उससे बचते हुए क्या करना है कि मसल्स को टोन करने के लिए, टोनिंग पे काम करने के लिए क्या करना है कि उसको मंद गति से करना है और बिना झटके के, जर्ब दिए बिना करना है। यहाँ पे साफ साफ मना किया है कि जो यौगिक अभ्यास है उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं देना, बहुत ज्यादा शुरू में स्थिरता नहीं होगी, लेकिन बाद में उसको तरीके से करते हुए, यानी अभ्यास करते हुए उसको बढ़ाया जाएगा, और वहां पे स्थिर रुकने की बात की गई है।
आसन की स्थिति को कम से कम श्रम से कुछ समय बनाए रखना, मतलब ऐसा ना हो कि उसमें बहुत मेहनत लग रही है। श्रम मतलब होता है कि कम से कम उसमें आपके एफर्ट लगे और उसको कुछ समय तक बनाए रखना है। शुरू में एफर्ट्स लगते हैं, हाँ 15 दिन 20 दिन 1 महीना, लेकिन जब 1 महीने बाद आप उसी आसन को करते हैं तो आपके एफर्ट कम लगेंगे और आप पहले अगर 2 सेकंड रुक पा रहे थे तो फिर 20 सेकंड पे आ जाएंगे, फिर 30 सेकंड पे आ जाएंगे। श्रम रहित अभ्यास करना है, शिथिलता पूर्वक करना है, यानी रिलैक्स भी करना है, आसन की स्थिति में रहना है, भाग दौड़ कर नहीं करना, मीन्स मूवमेंट करते ही नहीं जाना है, रुकना है आसन में, फिर वो मतलब होल्डिंग के साथ उसको करें, फिर दूसरा आसन करें। तो ऐसे भागम भाग नहीं रखना आसनों का ना, कि करते जा रहे हैं, जैसे विन्यासा फ्लो में होता है, जंपिंग कर रहे हैं, दूसरा आसन कंटिन्यूटी में चलता जाएगा, रिलैक्सेशन नहीं होता बीच में, करते जाओ उसको कंटिन्यू। स्टैंडिंग कर रहे हो, फिर वहां वापस आ जाओ स्टैंडिंग में, फिर से वापस जा रहे हो, चतुरंगा लगा रहे हो, फिर से स्टैंडिंग में आ रहे हो, तो वो कॉन्टिन्यूस चलता ही जाता है, तो वो चीज मना किया गया है यहाँ पे। प्राणायाम अभ्यास श्वसन अभ्यासों से हेतु और प्रविधि में भिन्न है। जो प्राणायाम के अभ्यास होते हैं और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो थोड़े अलग हैं, ठीक है, उनको एक नहीं मानना। प्राणायाम और श्वसन यानी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं ऑक्सीजन को बढ़ाने वाले होते हैं, जो शारीरिक अभ्यास होते हैं और शिक्षा में कम महत्व के माने जाते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन को बढ़ाने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे श्वसन के अभ्यास करते हैं, वो क्या होता है कि कम, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन तो बढ़ जाता है लेकिन उनका ना शारीरिक महत्व, ठीक है, अगर हम शारीरिक पे बात करें तो उनका शरीर पे इतना इफेक्ट नहीं जाता, सिर्फ ब्रीदिंग पे काम करते हैं। लेकिन जो प्राणायाम होता है वो डिफरेंट होता है उससे, कि जब हम पढ़ते हैं हठयोग में भी कि 3.5 लाख नाड़ियों की शुद्धि करता है, बहुत सारे बीमारियों का भी उसमें दिया गया है कि वो ठीक करता है। अलग अलग जो हम पढ़ते हैं, जैसे सूर्य भेदी पढ़े तो वात रोगों का नाश करता है, अगर भस्त्रिका देखें तो वात पित्त कफ तीनों प्रकार के रोग, और आयुर्वेद मानता है कि जब इन्हीं का इम्बैलेंस होता है तो वहीं से रोग उत्पन्न होते हैं। तो श्वसन अभ्यास जैसे व्यायाम और योगाभ्यास उसको अलग किया है, ऐसे ही श्वसन अभ्यास और प्राणायाम को अलग कैटेगरी में रखा गया है। यौगिक अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार दूसरों से स्पर्धा करने के लिए किया जाना चाहिए, दूसरों से स्पर्धा ना करनी, ठीक है, ना आना चाहिए यहाँ पे, अपनी क्षमता के अनुसार करना है और दूसरों से कंपटीशन रख के नहीं करना कि उनका अगर पश्चिमोत्तानासन लग रहा है तो हमारा क्यों नहीं लग रहा, तो वो सब नहीं करना। अपनी बॉडी, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी जितनी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग करना है उसको। यौगिक अभ्यासों से थकान नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, जब आप प्रैक्टिस कर लें ड्यूरिंग द प्रैक्टिस थकान नहीं होनी चाहिए शरीर में। अगर लग रहा है कि हार्ट बीट फास्ट है, ब्रीदिंग फास्ट है, या थकान जैसा लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो रिलैक्स करना चाहिए, शीतलीकरण बीच में करना चाहिए। उत्पन्न हो तो शवासन के शीतलीकरण अभ्यास से दूर करना चाहिए। रिलैक्सेटिव पोस्चर बताए गए हैं आपको, जैसे मकर आसन, शवासन, तो आपको बीच में वो परफॉर्म कर लेने हैं, लास्ट में क्लास जब एंड होने वाली तो उसके बाद आप मतलब करें भी लास्ट में। यौगिक अभ्यासों से मन को क्या है, मनः शांति मिलनी चाहिए, मन को शांति मिलनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए। बोलते हैं मनोकायिक है, साइकोसोमैटिक, यानी शरीर पे आप अभ्यास करें लेकिन मन पे भी उसका प्रभाव जाना चाहिए, तो मन और शरीर दोनों को रिलैक्स करें। इसमें सारी वही बातें इस चैप्टर में जो आपको आती, कुछ नहीं आएंगी। जब एनाटॉमी वाला पार्ट आप देखेंगे उसमें कुछ याद करने की चीजें भी हैं, बाकी ध्यान से सुनते जाइए, कुछ चीजें जो लगे उनको नोट डाउन करते जाइए, बाकी आप सब जानते हैं, बस ध्यान में रखना। अभ्यास यानी प्रैक्टिस जो होती है मनोकायिक शीतलीकरण से प्रारंभ होकर, यानी मन और शरीर कैसे करना है अभ्यास को, मन और काया यानी शरीर शीतलीकरण रिलैक्स से प्रारंभ किया, प्रार्थना के समान ध्यान केंद्रित या सस्वर प्रार्थना कहते हुए संपन्न होनी चाहिए। अपने शरीर को, मन को रिलैक्स किया, फिर प्रार्थना के समान या तो मन को मतलब कुछ देर के लिए शांत कर दे, मेडिटेट कर दे, या फिर कोई प्रार्थना शांति मंत्र बोले, उसके बाद ही संपन्न होना चाहिए। या तो आप प्रार्थना कर लो, कोई भी मंत्र आप चैंट कर लो, या फिर आप मंत्र चैंट के अलावा सिर्फ शांत बैठ जाओ ना, बिल्कुल ध्यान को केंद्रित कर दो, जैसे प्रार्थना में मन शांत हो जाता है वैसे ही केंद्रित कर देना है। समझ आया ये?
कैसे इसमें बोला गया है जी कि या मैम। तो मन को केंद्रित कर लीजिए या फिर प्रार्थना। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये कुछ ज्यादा ही रोशनी में मैंने क्लिक कर लिया, फिर बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, गोरा गोरा एकदम। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल होते हैं। अब आप टीचर हैं तो आपको क्या साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि बच्चा अगर सीख नहीं रहा, क्यों नहीं सीख रहा, क्यों उसको समझ में नहीं आ रहा, क्यों वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, कहाँ पे कमियां हैं, तो वो सारी चीजें। सीखने में रुचि का होना आवश्यक होता है, यानी जो भी चीज हम करने जा रहे, अभी क्या है कि आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आपका मन तो है सिंगिंग में, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप सिंगर बने, और आपको फोर्सफुली पुश किया जा रहा है आपका कि आप डांसिंग में जाओ, तो क्या आप सक्सेस हो पाओगे वहां पे बिना मन के, बिना रुचि के, इंटरेस्ट के? नो मैम। टाइम लगेगा ना। या तो आप वहां पे अपने आप को ढालना शुरू कर दो, समायोजन, एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दो कि कोई बात नहीं, अब जो भी है सामने उसको अडॉप्ट करना है, सीखना है। अगर या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे ना, वहीं पे आप वहीं पे उलझ के रह जाना है। तो वो चीज बोला है यहाँ पे कि सीखने में रुचि का होना आवश्यक। अध्यापक इस ढंग से पढ़ाएं कि जिससे छात्रों में रुचि और सीखने के प्रति प्रोत्साहन बना रहे, यानी उन्हें मोटिवेशन मिलता रहे। बीच बीच ऐसा नहीं, उनसे एक बताया था ना कि वो तो मेथड में बताया था कि ठीक है कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि वो कोई भी चीज कराए ना तो क्या वो सक्सेसफुल हो। तो पहले तो टीचर स्टूडेंट का आपस में ना मतलब कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उनका जो रिलेशन है वो अच्छा, हेल्दी रिलेशनशिप उनका होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो अपनी बात को रख सके कि उनको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, या टीचर उनको समझ सके कि कहाँ उनको दिक्कत आ रही है। तो छात्रों में प्रोत्साहन बना रहे, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये साइकोलॉजी का पार्ट है। सीखने के लिए क्रिया, देखिए कोई भी काम जब हम सीखना चाहते हैं, आप बताइए कि आप टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो क्या आप उसको बिना कुछ किए या बिना क्लास में अटेंड किए या बिना बुक खोले वापस बिना रिवीजन किए आप उसको सीख पाएंगे? आप खुद बताइए। नो मैम। नहीं है ना पॉसिबल। क्या करना पड़ेगा? पहले हमें सीखना पड़ेगा। हाँ, सीखने के लिए क्या करना है, क्रिया करनी है, मतलब कोई ना कोई तो काम आपको करना ही पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल क्लास है तो आसपास लगाने पड़ेंगे। थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक अगर आपका पक्ष है तो आपको उसको लर्न करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो क्रिया यानी कोई भी एक्टिविटी आवश्यक है। सीखना एक अनुभवों की प्रक्रिया है, यानी एक एक्सपीरियंस। आप जब सीखते हैं तो नए नए एक्सपीरियंसेस जुड़ते जाते हैं। गति युक्त यानी जो मोटर वाले जो अभ्यास होते हैं, मीन्स जैसे आसन की हम बात कर सकते हैं। कौशल युक्त होते हैं आपकी स्किल लर्निंग। सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है। दोष युक्त अभ्यास करना मतलब क्या होना चाहिए कि उसमें कम से कम गलतियां हो, उनको करेक्ट करते हुए सीखना है। तो कोई भी चीज हो, या तो मोटर वाला हो, मोटर आपको सीखना है मीन्स कि आपको प्रैक्टिकल की तरफ जाना है या थ्योरेटिकल की तरफ जाना है, किसी भी तरफ जाएं, दोनों के लिए ही अभ्यास करना जरूरी है, बार बार रिवीजन जरूरी है। सीखने का आधार जो तांत्रिका में न्यूरल होता है, यानी आपका जो नर्वस सिस्टम, जो तंत्र है आपका या बॉडी पर, उसको दोनों का कोऑर्डिनेशन जब होता है, जब तक उचित तंत्रिका पेशी यानी न्यूरोमस्कुलर, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ब्रेन है वहीं से आपकी जो, अगर आप ब्रेन में आप पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो सारी मोटर और सेंसेस है वो आपका ब्रेन कनेक्ट करता है। तो आपका ब्रेन और आपका बॉडी दोनों एक साथ मिलके काम करें, तब आपका उसमें बैलेंस होता है। तब तक गत्यात्मक कौशलों का आगे विकास नहीं हो सकता जब तक हम अपनी तंत्रिका पेशियों का, न्यूरोमस्कुलर को एक नहीं कर देंगे, ठीक है, उसमें समन्वय स्थापित नहीं कर देंगे। जैसे क्या होता है कि हम त्रिकोण आसन लगा रहे हैं तो शुरू में क्या होता है कि हम बैलेंस बिगड़ता है, फिर स्ट्रेच करते हैं तो साइड मसल ज्यादा स्ट्रेच करती हैं, पेन करती हैं वापस आते हुए। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से क्या होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, आपका बैलेंस भी बनने लगता है। तो उस लेवल तक आपको प्रैक्टिस करना है, तब आप और आगे बढ़ पाएंगे। जब न्यूरोमस्कुलर सिस्टम दोनों आपके एक साथ काम करने लगेंगे, फिर क्या होगा कि आप क्या है और आगे कुछ और आसनों की तरफ बढ़ सकते हैं।
सीखना अत्यंत व्यक्तिगत होता है। ये बार बार वर्ड आपका आता है कि जो सीखना है, लर्निंग है, वो व्यक्तिगत है, आपकी खुद की इंडिविजुअल है। आप दूसरों से ना तो कंपटीशन रखना है। अगर आप आज नेट के एग्जाम के लिए भी बैठे हैं, जेआरएफ के लिए बैठे हैं, चलो नेट तो छोड़ दो, जेआरएफ के लिए बैठे हैं, ठीक है, तो आप पहली बात तो आपको ये नहीं देखना कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, ना ये देखना कि आपके नोट्स से कौन कौन पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक ही टीचर क्लास में 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या सब फर्स्ट आते हैं, बताइए? नो मैम। क्यों नहीं आते? क्योंकि सबके सीखने का अलग अलग तरीका होता है। हाँ, क्योंकि सबका ग्रास्पिंग सीखना। पावर सबकी अलग अलग होती है। हाँ बिल्कुल। तो क्या होता है कि आप सभी पढ़ रहे हो क्लास में, लेकिन सबका जेआरएफ नहीं निकलता, सबका नेट भी नहीं निकलता, और नोट्स सभी के पास सेम है, टीचर सभी के पास सेम है। तो उसमें पहले बोला ना कि अभ्यास, चाहे आप मोटर एक्टिविटी सीख रहे हैं या आप कौशल सीख रहे हैं या स्किल लर्निंग सीख रहे हैं, दोनों में अभ्यास की नीड है। जिसका अभ्यास जितना होगा वो उतना अच्छा कर जाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास जो मटेरियल है वो क्या है, वो सबके पास सेम है। जिनके पास नहीं है वो बात अलग है, उनकी कंडीशंस और अलग हो गई। लेकिन जब एक ही क्लास में आप सब पढ़ रहे हैं, तो इनसिक्योरिटी दूसरों से नहीं रखनी है। आपका क्या बेस्ट करना है, आपको आपकी क्या कमी है, आप अपने आप को औरों से कैसे बेहतर कर सकते हो, उस पे काम करना है। उसने क्या पढ़ लिया वो आपका कंसर्न नहीं है, आपने क्या नहीं पढ़ा वो आपका कंसर्न होना चाहिए। आपकी फ्रेंड ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा आप उसको मत देखो, आपने क्या नहीं पढ़ा वो देखो। तो ये सब चीजें नहीं दिमाग में कभी लानी होती है कि औरों से स्पर्धा नहीं रखनी, कंपटीशन नहीं रखना। अगर वो पीछे हैं तो कोशिश करो कि उनको भी बताओ, आप उनको बताओगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ना कि ये सोचना है कि उनको बता देंगे तो वो सीख जाएंगे। आपका भी तो रिवीजन हो रहा है ना, उनका तो पहली बार सीखा, और बार बार बोला है कि जो पहली बार सीखते हैं उनको दोबारा दोबारा जो इनिशियल स्टेज उसको बोलते हैं प्रारंभिक। अच्छा चलिए ये बताइए, आपने हठी उत्तर दीपिका पढ़ी, जिन्होंने पहली बार पढ़ी है और जिन्होंने 10 बार पढ़ ली है, क्या उनका लर्निंग इक्वल होगा? बताइए। नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि पहली बार जिन्होंने पढ़ी है उनको सिर्फ उसका 10% आता होगा शायद, लेकिन जिन्होंने वो 10 बार रिपीट कर लिया ना, उनको बहुत सारी चीजें ओरली ही याद है। तो जब भी चाहे आप पूछोगे उनको बता देंगे। तो इसलिए आपसे कोई पूछता है तो उसको रिवीजन कराएं दूसरों को भी, तो आपका और अच्छा हो जाएगा। तो ये चीजें रखनी है, ठीक है। कंपटीशन स्पर्धा वाली जो चीजें होती है आ जाती हैं बहुत बार मन में, बट कोशिश करें उनसे दूर। अब क्या है कि सीखना अत्यंत व्यक्तिगत होता है, मतलब बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि इंडिविजुअल होता है। हम अपनी एबिलिटीज, अपनी जो हमारी क्षमताएं हैं उसके अकॉर्डिंग, और वो जन्मजात होती हैं, बहुत सारी चीजें हमें बाय बर्थ मिली होती हैं, ठीक है। तो वो सीखने की सबकी अलग अलग ग्रेस्पिंग पावर होती है, सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग सब सीखते हैं। तो हमें कभी भी क्लास में आप टीचर हो और 10 बच्चे हैं, एक बच्चा है कि वो नहीं समझता, तो वो एक तो होता है कि बहुत शैतान है, वो नहीं सुनना चाहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन नहीं सीख पाते इतनी जल्दी। तो उनको भी डिमोटिवेट नहीं करना होता, क्योंकि उनकी समझने की शक्ति ही उतनी ही है, तो वो उसी हिसाब से समझेंगे। और इसका परिणाम प्रगामी आचरण परिवर्तन में होता है। यानी जो सीखना है वो व्यक्तिगत है, जितना सीखेंगे प्रोग्रेसिव होता है, जो आगे अब आप चीज सीखने वाले हैं तो इसका जो परिवर्तन होता है वो उसमें दिखाई देता है। जब आप पहला सीख लेंगे तो दूसरा अपने आप फिर आगे बढ़ेंगे। सीखने की योग्यता छात्र की जन्मजात क्षमता और पूर्व अनुभव पर निर्भर करती है। एक तो आपकी जो जन्मजात क्षमता है, जो कि आपका ब्रेन का जो समझने का लेवल है वो, या पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव होते हैं कि जैसे हो सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो आप बीए से योग है, ठीक है, आपने बीए योग में किया है, या हो सकता है आप उससे पहले डिप्लोमा करके आए हैं, तो आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, हो सकता है कि आप स्कूल टाइम से योग कर रहे हो। तो सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सभी व्यक्ति एक गति से नहीं सीखते, हमेशा ध्यान रखना है कि सभी व्यक्ति एक गति से कभी नहीं सीख सकते। आप क्लास ले रहे हैं, आप सोचें कि सबके आसन लग जाएं एक परफेक्टली, वो नहीं हो सकता। जन्मजात की हम बात करते हैं, आप अगर सिखाते हैं किसी को आप में से तो आप बताएंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। किसी की बैक बेंडिंग बाय बर्थ बहुत अच्छी होती है, देखा आपने ऐसा? या किसी की बैलेंसिंग बहुत अच्छी निकलेगी, या किसी की फॉरवर्ड, देखा है आप सभी में। देखा है मैम। देखा है हाँ। मैम। हाँ यस तो ये, मैम। हाँ,
ये क्या होता है ना कि जन्मजात होता है ये। अब आपको उनकी फॉरवर्ड बेंडिंग पे काम ही नहीं करना, उनकी फॉरवर्ड बेंडिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो वो आप उनको क्या पड़ेगा, अब उनका एफर्ट ना कम लगेगा। पूर्व अनुभव अगर उनका वो करते भी आ रहे हैं शुरू से, तो उनके जो आसनास है वो और अच्छे होंगे। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। इसमें ना 7 पॉइंट्स थे जो हमने सीखा, अभी ये वाला पढ़ा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, लेकिन नीचे बस थियोरेटिकल है, तो मैंने ये 4 तक लिए हैं, उससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आते। जहाँ पे एकदम सटीक कुछ लिखा होगा जो काम का है वहीं से आता है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे। आगे आ जाता है शरीर रचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत। इसमें है लर्न करने की चीजें, शरीर रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रिंसिपल्स। जब आप मैम वो पॉइंट नंबर याद रखना है क्या? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं पूछते, नहीं, इतना डीपली नहीं पूछते कि किसमें कितने पॉइंट्स थे। पर मैंने आपको नॉलेज के लिए कि इसमें 7 पॉइंट्स थे, तो आप ध्यान मतलब पता होना चाहिए आपको। कितना नंबर याद करोगे अगर ऐसे पूछने लगे तो। शरीर रचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत। आयु और लिंग दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करते हैं, शरीर की बात, अब हम क्या कर रहे हैं कि शरीर अलग अलग, शरीर की रचना सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी हम देखते हैं। तो उसमें आसन आप मेन में मतलब दिमाग में याद रखिए, मेन चीज हमारा है योग। हम सारी चीजें योग पर अप्लाई करके आप उससे कोरिलेट करते जाएं। तो सबसे जरूरी होता है आयु और लिंग, यानी एज क्या है और जेंडर क्या है। क्लास कराते हुए सबसे पहली चीज ये है, अब बच्चे हैं, बच्चों को आप कोई भी आसन करा दो तो चलेगा। क्या आप 60 साल के लोगों को वही आसन कराओगे तो क्या चलेगा, बताइए। नो मैम, उनको तो योगी क्रिया टाइप कुछ करवाना पड़ेगा। सूक्ष्म क्रिया है ना, हाँ, वरना सेंटर बंद करा देंगे आंटी अंकल कि क्या कराते उनको कुछ नहीं आता शरीर छोड़ दिया हमारा, ठीक है। हाँ, कहाँ दर्द कर दिया हमारे। हाँ, वही सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज ये है, आयु और लिंग दो महत्वपूर्ण घटक है, इसको ध्यान रखना। गतिज क्रियाओं यानी जो मूवमेंट वाली आप आसन कराते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में पुरुष और स्त्री में शरीर संरचना की दृष्टि से भेद होता है। अगर हम देखें कि हम आसन की बात करते हैं, जो कि हम संवर्धनात्मक आसन जो बोल रहे थे, जो कल्चरल जो पोस्चर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं हम जो पुरुष और स्त्री होते हैं उनके, देखिए मेंटली नहीं बोला है, ठीक है, मेंटली तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, इवन लड़कियां भी लड़कों से ज्यादा स्ट्रोंग हो सकती है मेंटली, ठीक है। तो वो सारी चीजें नहीं देखना, सिर्फ शरीर की बात हुई है यहाँ पे। तो ये मतलब आप जानते ही हैं कि अगर कंपैरिजन करें तो जो गर्ल्स की फीमेल बॉडी होती है मैन के कंपैरिजन में, वो उतनी ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ उसमें नहीं होती। तो वही शरीर की बात की गई है, पुरुष और शरीर में शरीर की संरचना जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भेद होता है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में रचना की दृष्टि से दुर्बल माना जाता है, ठीक है, रचना की बात की गई है, जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे बात कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए अगर हम बात करते हैं तो मैंस का देखते हैं, जितने भी स्ट्रेंथ वाले आसन होते हैं, ठीक है, हैंड स्ट्रेंथ के जितने आसन होंगे उनका बहुत जल्दी लग जाएगा, चाहे वो आपका हैंड स्टैंड हो, शोल्डर स्टैंड हो, सारे पोस्चर बहुत जल्दी लगा लेते हैं वो, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है शोल्डर्स में। तो स्ट्रेंथनिंग के जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे कर पाएंगे। तो मतलब ये चीज ध्यान में रखनी है। आप बात करें मयूरासन मना किया जाता है गर्ल्स को कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव, जब आप रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है, अगर हम वो परफॉर्म करते हैं मयूर आसन, तो वो उस पे उसका प्रेशर जाता है, तो इसलिए उसको थोड़ा मना किया जाता है गर्ल्स के लिए। तो वो सारी चीजें उससे रिलेटेड बोला है कि कंपैरिजन करके देखें, तो ये भी चीज पता होनी चाहिए कि गर्ल्स का शरीर जो होता है उससे थोड़ा दुर्बल होता है, तो ध्यान में रखना है। हड्डियां, मैम कौन सी ट्यूब पर पड़ता है प्रेशर? फेलोपियन ट्यूब जो होती है, फेलोपियन ट्यूब। ओके मैम, थैंक यू। हम्म। मैम मैंने तो सुना है यूट्रस वगैरह भी खिसकने का मतलब ऐसे रहता हाँ, है कि वहीं पे लड़की। होती है वो, वहीं पे होती है फेलोपियन ट्यूब जो होती है। हाँ, तो इसीलिए उसको ना थोड़ा मना किया जाता है ना। और बहुत सारे आसन आप देखेंगे कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मना किए जाते हैं, इन्वर्जन पोस्चर होता है सारे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है।
वरना फायदे की जगह हर चीज के फायदे नुकसान दोनों होते हैं। तभी बोला ना, एक अच्छा टीचर को सारी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, परफेक्शन ना हो, लेकिन हाँ हम देखो, आप योगा क्लास अच्छी देना चाहते हैं, जरूरी नहीं आप प्रोफेसर ही बने, अगर आप इंस्ट्रक्टर भी बने हुए हैं तो क्या है ना कि आप, ठीक है आप बैकग्राउंड नहीं है आपका साइंस मान लिया, लेकिन आप पढ़ेंगे तो ऐसा भी पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है कि आप ना सीख पाए। तो एटलीस्ट इतनी नॉलेज रखें कि थोड़ी थोड़ी चीजें पता हो कि क्या, वही सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए कि, और डाइजेशन का थोड़ा पता होना चाहिए कि जब आसन कराओ प्राणायाम कराओ तो एटलीस्ट आप उनको बता सको कि कौन सा, उनको भी ये पता हो कि आप उनको क्या नहीं करा रहे हो तो क्यों नहीं करा रहे हो, उनको आप पे ट्रस्ट बने कि हाँ आता है कुछ उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं। हड्डियां, ऊतक और टखने, जो बोन्स होती हैं, जो टिश्यूज होते हैं, जो एंकल्स होते हैं, उतने बलवान नहीं होते, ठीक है, फीमेल्स के। स्त्रियों में वसा ऊतक, स्त्रियों में क्या होता है ना, ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है एडिपोज टिश्यू किसमें ज्यादा होते हैं, आप बताएंगे मेल में या फीमेल में? फीमेल में। फीमेल में। एडिपोज टिश्यू वो होते हैं जो फैट को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, याद रखेंगे। एडिपोज टिश्यूज किसमें ज्यादा होते हैं, सभी बताएंगे, जो चुप बैठे हैं वो भी। फीमेल। फीमेल। और एक दो आवाज तो मुझे बार फीमेल बार मैम। आती रहती है, वो आवाज मुझे पहचान में आ गई कि हाँ ये बोल रहे हैं, बाकी सभी फीमेल में फीमेल। मैम। ठीक है जी, फीमेल। फीमेल। ऐसा क्या, फीमेल में होता है मैम। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी जी, मैम। आप सभी ने बोला, अपना काम छोड़ के, थैंक यू। आगे सुनेंगे, पुरुषों की पेशियों का भार, अभी देखिए इनको याद कर लेना, ठीक है। और हाँ, इंग्लिश वाली बुक में जो ये उल्टा लिखा हुआ है, ये प्लीज जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं बुक से देखेंगे ना, वो ये चीज ध्यान रखना। अब जो क्लास में है वो तो देख लेंगे, और जो क्लास में नहीं है अब वो थोड़ा ध्यान देंगे। एक और चीज मैंने पहले भी बताई थी, उसमें भी थोड़ा मिस्टेक था, मिसप्रिंट था, वो हिंदी की बुक में था, तो ये देख लेंगे। अभी पुरुषों की पेशियों का भार, जो मेंस होती है उनकी मसल्स का जो वेट होता है वो 41.8%, कितना होता है? 41.8%। 41.8। 8%, ठीक है। 41.8। और महिलाओं की पेशियों का भार कितना होता है? 35.8%। कितना? 35.8। 35.8%। हाँ, तो अभी बताया था ना 34.8%। कि जो महिलाएं होती हैं वो अगर संरचना में थोड़ी दुर्बल होती हैं, और मेंस होते हैं वो उनसे स्ट्रांग होते हैं, तो यही यहीं से पता चल जाता है। उनका 41.8 और फीमेल्स में होता है 35.8%, ठीक है, इसको देख लेना। इसी क्वेश्चन अभी मैंने देखा तो नहीं है, हो सकता है कभी भी आ जाए, तो इनको याद कर लेंगे, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन तो आएंगे नहीं जो आ चुके हैं, अब रिपीट होंगे तो कहीं से भी आ सकता है कोई भी प्रश्न। वसा उत्तक महिलाओं में एडिपोज टिश्यू, देखो वहां पे अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि महिलाओं में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू ज्यादा होते हैं। इंग्लिश वाली बुक में ना उल्टा करके दे दिया, ये इधर दे दिया और ये इधर दे दिया। नहीं ये मैम, भावना मैम सही दिया है। हाँ जी, प्रॉपर दिया है मैम, करेक्ट ही प्रॉपर दिया दी, है। यस ठीक है। यस। हो सकता है कि मतलब वो चेंज होता रहता है ना कि कुछ चेंज होके, लेकिन जो मैंने देखा ना उसमें उल्टा है। हाँ यस। वसा उत्तक महिलाओं में जो होते हैं 28.2% है, और जो पुरुषों में है, जो मेल्स में है, वो 18.2% है, तो ये भी याद कर लेंगे। कितना होता है फीमेल्स में एडिपोज टिश्यूज? 28.2। 2%। 28.2। और जो मेल्स में होते हैं वो होते हैं 18.2%। 18.2। मैम ये ठीक है जी। पेशियों का भार मतलब मसल वेट बोला ना आपने? किसका? ऊपर पेशियों का भार, हाँ, ये पेशियों मसल का वेट होता है है? मसल्स, और जो वसा ऊतक है वो है आपके एडिपोज टिश्यूज, ठीक है जी। ओके। जो पेशीय बल यानी जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, पेशीय ऊतक जो मस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं, विद्यमान वसा के अनुपात में होता है। कैसे होता है देखिए, अधिक वसा, अगर बॉडी में एडिपोज टिश्यू ज्यादा एक्टिव है या फैट ज्यादा है, तो पेशीय कार्य क्षमता, जो मसल्स की कार्य क्षमता है, एक्टिविटी है, वो कम करता है, ठीक है, इनको याद रखना है, अपोजिट रिलेशन है इनका। अगर वसा अधिक होगी शरीर में तो जो मसल्स हैं उनकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी, और जब वसा जो वसा है, एडिपोज टिश्यू है, वो घट जाएंगे
तो पेशीय कार्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बताएंगे मुझे, आप बताओगे तो आपको याद रहेगा। अधिक वसा होगी तो क्या होता है, पेशी कार्य क्षमता पेशी कम हो कार्य जाती है। क्षमता कम। कम हो जाती है। अब उल्टा करेंगे तो वसा घट जाएगी तो पेशी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। पेशी हाँ। कार्य अब ऐसे क्षमता बढ़ याद जाएगी। करेंगे कि जैसे जो लोग जिनका फैट ज्यादा होता है ना, वो थोड़ा आलसी हो जाते हैं, मीन्स उनकी शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो उसी से याद रखना कि जब बढ़ जाएगी तो एक्टिविटी ये कम हो जाएगी, और जब फैट कम हो जाएगा तो एक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो इससे याद रहेगा आपको। क्लियर है? जी मैम। मैम एडिपोज टिश्यू जी इसको हम मैम। फैटी टिश्यू बोल सकते हैं क्या? हाँ जी, फैटी, जी बिल्कुल। ओके मैम। यांत्रिक दृष्टि से औद्रिक भित्ति होती है जो एब्डोमिनल वॉल होती है, स्त्रियों में दुर्बल होती है। औद्रिक अंग दृढ़ता से स्थित नहीं होते, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो मतलब उतनी दृढ़ता से स्थिर नहीं होते। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि जैसे प्रसव यानी डिलीवरी होती है, गर्भपात मिसकैरेजेस होते हैं, या अन्य प्रजनन समस्याएं, जो अन्य जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ की जो टोन है मसल्स का, वो नष्ट हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि जो वो लेयर होती है वो उतनी स्टेबल नहीं होती जितना होना चाहिए। तो ये भी रीजन है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी अभ्यास को करवाना है। तटीय प्रदेश की अगर हम बात करें तो लंबर रीजन जो होता है, या पूरा हम बात देख लेते हैं, खंड में अंतर होता है, मतलब जो उसको डिवाइड करते हैं तो उसमें भी अंतर होता है, जिसका प्रभाव शारीरिक गतिशीलता पर पड़ता है। तो जो बॉडी का मूवमेंट होता है उसका प्रभाव उस पर भी आता है। कैसे आता है? स्त्रियों में कटी प्रदेश और वक्ष प्रदेश का छोटा होना। कटी प्रदेश होता है हमारा लंबर, और वक्ष होता है हमारा थोरेसिक रीजन। उसका वो छोटा होता है कंपैरिजन टू मैन, ठीक है। जिसमें अग्र कुब्जता, जो फीमेल्स होती हैं उनमें कई बार क्या होता है, लोडोसिस की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि बैक क्या होती है, अंदर की तरफ चली जाती है, थोड़ा आगे की तरफ बॉडी निकल जाती है, इसको बोलते हैं अग्र कुब्जता। उसमें लोडोसिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है बैक में। और ये कैसे, देखिए वहां पे एक एंगल बनता है। जो पुरुषों में क्या होता है, लंबोसेक्रल एंगल होता है, वो 138 डिग्री का बनता है, क्योंकि उसने बताया कि वो उनका जो वो एरिया होता है बड़ा होता है थोड़ा। और महिलाओं में वो एरिया छोटा होता है, लंबोसेक्रल रीजन, उसमें जो होता है 133 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये भी क्या है, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन अगर आए कि किस में जो वक्ष और जो कटी प्रदेश है वो छोटा होता है, तो महिलाओं में छोटा होता है और पुरुषों में बड़ा होता है। और कितने एंगल पे होता है वो भी ध्यान रख लेंगे, 138 और 133 डिग्री। भावना मैम, ये इंग्लिश बुक में उल्टा दिया है, ये वाला पॉइंट। अच्छा, हाँ वहां पे ये गड़बड़ है इस बुक में, हाँ, ये मैंने वाला। कई जगह देखा है। ठीक है, ये अच्छा रहा आपने साथ साथ देख लिया। नहीं सही पेशीय है तान, सरिता जी, हाँ जी। सही सही दिया है 138 इन देखो फीमेल। ऐसा है कि मैंने भी देखी है कुछ चीजें गलत, जो एडिशन न्यू होगा ना, हो सकता है उसमें ठीक हो, ये भी हो सकता है। कई बार 138 बदलती इन रहती है ना फीमेल नहीं चीजें। है, 138 इन मेल है। चलिए ठीक है, जिनको गलत लग रहा है वो ठीक कर लेंगे, जिनका सही है वो ऐसे ही पढ़ लेंगे। पेशीय तान में सुधार आने से जो क्या होता है, जब मस्कुलर जो टोन हो जाती है, मसल्स टोन हो जाती है, उससे क्या होता है, संतुलन, जो इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, बैलेंसिंग, परिसंचरण जो सर्कुलेशन होता है, और नाड़ी ग्रंथि न्यूरो ग्लैंडुलर क्रियाएं में भी सुधार आ जाता है। जो पूरी बॉडी है यानी उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो बैलेंस्ड हो जाती हैं। औद्रिक पेशियां उदरस्थ आशयों को अपने स्थानों में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब आपकी एब्डोमिनल मसल स्टोन होती हैं तो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं आपके एब्डोमिनल रीजन के, वो भी क्या होता है, उनके भी जो स्थान है, उनकी भी जो प्रॉपर प्लेस है वहां पे वो बने रहे, मतलब ठीक प्रकार से वो बने रहते हैं। अभी पढ़ा था ना पीछे की, उतने स्थिर नहीं होते अगर वॉल वो लूज हो जाती है, लेकिन जब टोन हो जाती है वहां की मसल्स तो वो भी स्थिर हो जाते हैं।
और ये उनके लिए है जो कि एक लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस में नहीं है। दीर्घ काल तक निष्क्रियता, जो लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस में नहीं है, जिन्होंने अभ्यास नहीं किया, पेशीय कार्य क्षमता उनकी नस मतलब कम रहती है, उतना उनकी जो मसल्स है उतना एक्टिव नहीं रहती। तो इस वाली सिचुएशन में क्या कराना है उनको कि जो अभ्यास शुरू कराना है एकदम ही आपको ऐसा नहीं है कि उनको फर्स्ट क्लास में ही बिल्कुल अपने सोचने के आदि सारे आसन लगवा देने हैं, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे सूक्ष्म क्रियाओं से स्टार्ट करना है, हल्के हल्के आसन कराने हैं उनको, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करा देनी है, फिर आगे आसन की तरफ ले जाना है। नेक्स्ट है कुछ पेशियों के कार्यरत होने पर कई बार क्या होता है कि आप मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, वो आपकी अच्छी हो गई है, आप बैकवर्ड बेंडिंग कम करते हो। तो उससे क्या होगा कि जब आप बैकवर्ड बेंडिंग करोगे तो वहाँ की जो मसल्स एक्टिव होना स्टार्ट होंगी, तो उसकी जो थकान है वो पूरे शरीर में फैलने लगती है। अब क्या होगा, उसको लगेगा आपको कि अरे मतलब आपको पूरा ध्यान उसी एरिया पर चला जाएगा और आपको लगेगा कि पूरी बॉडी में थकान आ रही है। तो ऐसे में क्या करना है कि थकान को दूर करने के लिए शिथिलीकरण आवश्यक है। जब भी बॉडी में थकान आने लगे तो रिलैक्सेशन भी साथ में करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा है मुझे, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, और पढ़ जरूर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एनाटॉमी वाले होते हैं ना, दे देते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखने में देखिए बॉडी बैलेंसिंग में कौन कौन सी चीजें हेल्पफुल हैं, क्या क्या बैलेंस होना चाहिए बॉडी के लिए। बैलेंस के लिए सबसे पहला है पेशी समन्वय, यानी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट याद करेंगे इसको। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। कर्णों में अर्धचंद्राकार नलिका, यानी जो आपके कान है उसमें क्या होती है, कैनाल्स होती है सेमी सर्कल, मतलब आपका बैलेंस में मस्कुलर। आपका सेकंड हो गया ईयर की इंटरनल जो लेयर्स होती हैं वो, दो चीजें हो गई। त्वचागत संग्राहक यानी स्किन रिसेप्टर्स, तीन। पेशीगत नाड़ियाग्रोह यानी नर्व्स एंडिंग्स, चार। और संधियों के लपेटे हुए स्नायु, यानी जो मसल्स एंड लिगामेंट्स के आसपास जो जॉइंट्स होते हैं उनको भी, वो सब आपके क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। तो इससे क्या होता है, शरीर का संतुलन बना रहता है। अब आपका क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो शरीर के संतुलन बनाए रखने में क्या आवश्यक नहीं है या क्या आवश्यक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपका, वैसे अगर हम देखते हैं नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो सेरिबेलम जो पार्ट होता है आपका, वो बैलेंसिंग के लिए कार्य करता है। और एक जो शरीर की समस्थिति के लिए जो है वो है आपका बेसिल, बेसिल गैंग्लियन है, वो भी आपका समस्थिति में हेल्पफुल होता है, जो कि आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। बट यहाँ पे वो सब नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे ये दिया है तो इनको याद रखना है। पेशी समन्वय, कर्णों में चंद्राकार नलिकाएं, त्वचागत संग्राहक, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में जो भी आपका एरिया स्ट्रोंग हो, और इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे दोनों में आता है पेपर, जहाँ पे इंग्लिश में समझ में आता है वहाँ इंग्लिश में याद रखो, जहाँ पे हिंदी में समझ में आता है वहाँ हिंदी में याद रखो, ठीक है, लेकिन याद जरूर रखना है। स्किन रिसेप्टर्स हो गए, नर्व्स एंडिंग्स हो गई, और ये तो इंग्लिश में याद करोगे तो ज्यादा इजी रहता है। मसल्स एंड लिगामेंट्स अराउंड जॉइंट्स। क्लियर है, ये समझ में आया, ये पता होना चाहिए आपको। कुछ भी दे सकते हैं कि क्या जरूरी है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, ठीक है। ठीक है मैम। मैं क्विज बनाऊंगी तो उसमें जरूरी क्वेश्चंस ये रखूंगी, ये सब लूंगी मैं एक दिन टेस्ट आपका। अभी पढ़ते जाओ। किसी भी क्रिया में सरलता और दक्षता के लिए न्यूनतम ऊर्जा की कसौटी होती है। कोई भी क्रियाएं हम जब करते हैं तो उसमें क्या चाहिए कि कम मतलब ऊर्जा शरीर की खर्च होती है। तो कैसे होती है, जब आप शारीरिक गतिविधियां करते हैं, जब आप संवर्धनात्मक आसन कर रहे होते हो, आसन में आ रहे हो, बार बार वापस जा रहे हो, कर रहे हो उसको कंटिन्यू, तो अधिक ऊर्जा लगती है, और स्थिर क्रियाएं अगर करते हो तो कम ऊर्जा लगती है। ये बेसिक था। नेक्स्ट है प्रबल, गतिशील और झटकों से युक्त क्रियाओं में शरीर गरमाने के अभ्यास, मतलब कि जब आप कुछ एडवांस आसन लगाने जा रहे हो या बैंडिंग्स करने जा रहे हो तो उससे पहले जरूरी है कि आप शरीर को वार्म अप कर लें। और अगर आप स्थिर क्रियाएं करने वाले, स्टैटिक कुछ भी करने वाले, अब वृक्षासन लगाना है आपको,
जरूरी नहीं आप वार्म अप करें, आप आराम से खड़े होकर लगा सकते हैं। आपको नॉर्मल आसन लगाना है, वक्र आसन लगाना है, उसको आराम से लगा सकते हैं, तो उसमें वार्म अप की नीड नहीं है। शरीर का गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करें, ग्रेविटी की बात करें, तो उसका जो सेंटर होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसको देख लेंगे कि महिलाओं और पुरुषों में किसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, वो नीचे की तरफ होता है थोड़ा मैन के कंपैरिजन में। तो जो महिलाओं में होता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र थोड़ा नीचे होता है अपेक्षा, कंपैरिजन टू मैन, ठीक है, मैन के कंपैरिजन में बोला है यहाँ पे। तो इसका ध्यान स्थिरता और संतुलन वाले आसनों में रखना है कि जब बैलेंसिंग आसनास हम कराते हैं, स्टैटिक हम स्थिरता वाले आसनास कराते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अभी हम एक बार शैक्षणिक सिद्धांत देख लेंगे, खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। ये शैक्षणिक में बुक से एक बार बता देती हूँ, उसमें कुछ चीजें काम की हैं और कुछ नहीं है, तो सारी मैं नहीं लिखूंगी, नोट्स में मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगी। शैक्षणिक आप ये, हाँ, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स आप देख लेंगे क्या क्या जरूरी है। फर्स्ट है अधिगम अर्थात सीखना, रिसेप्टर्स, ठीक है, द्वारों, जो रिसेप्टर्स हैं उनके द्वारा प्रभावित प्रभावों पर निर्भर करता है। मतलब आप कुछ भी सीखते हैं उसके 5 सेंसेस के द्वारा आप सीखते हैं। अगर आप कुछ भी सीखने के लिए देखिए, जितने ज्यादा सेंसेस आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। अगर आप सिर्फ सुनकर सीखते हैं थोड़ा कम उसको सीख पाएंगे। अगर आप देखकर और सुनकर दोनों सीख रहे हैं तो और ज्यादा सीख पाएंगे। अगर आप उसको टच करके या स्मेल करके या जैसे भी अलग अलग डिपेंड करता है क्या आप सीख रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जितना सेंसेस आप जितने ज्यादा यूज करेंगे उसको सीखने में क्या उतना ज्यादा सहयोग मिलेगा। तो हमें अपनी ज्ञानेंद्रियां जो होती है, हमारे सेंसेस जो होते हैं, उनको हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। ये देख लेंगे। पेशी गति युक्त यानी जो मोटर होते हैं स्किल सीखने के लिए दृश्य प्रदर्शन, यानी अगर हम देखेंगे, देखने वाले, ठीक है, विजुअल वाले अगर हम साधन हमारे पास होंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। फिर भी सीखना शीघ्र हो जाता है। सीखना कब ज्यादा जल्दी हो जाता है, यदि जो छात्र को करना है उस कार्य के अभ्यास से पूर्व ही उसको एक फ्रेम बना दिया जाए उसके दिमाग में कि ये आपको करना है। तो उससे क्या होता है कि जब वो परफॉर्म करते हैं, पहले उनके माइंड में एक फ्रेम तैयार करा देना है, फिर जब वो उसका अभ्यास करेंगे तो उसके जो अभ्यास के रिजल्ट होंगे एक तो अच्छे होंगे और उसमें दोष कम होंगे, यानी उसमें गलतियां कम होंगी, मिस्टेक्स कम होंगी। तो क्या करना है कि सिखाने से पहले एक फ्रेम तैयार करा देना है कि आप क्या करने वाले हो, कौन सा आसन आज आप करोगे, कौन सा सब्जेक्ट आज आप पढ़ोगे। तो वो सारी चीजें एक फ्रेम में तैयार करा दी जाती हैं। और जैसे कि मैं अभी आपको पहले ही समझा रही थी, जब हम पहली बार पढ़ते हैं, इनिशियल स्टेज जब होती है, फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं, तो उसके बाद हमें पुनः पुनः अभ्यास, बार बार हम उसको पढ़ें, उसकी नीड होती है, ओवर लर्निंग आवश्यक है। शुद्ध और निर्दोष अभ्यास करने पर बल दिया जाना चाहिए। कोशिश करना है कि वो अभ्यास को बिना गलतियों के, कम से कम गलतियों के साथ करें। विशिष्ट निर्देशों द्वारा यह हो सकता है। और उसके लिए क्या करना होता है कि जो टीचर है उनको इंस्ट्रक्शंस दे। कैसे इंस्ट्रक्शन देने चाहिए? कार्य करने के निर्देश, एक तो जो काम करना है उसके इंस्ट्रक्शंस, कार्य करते समय दिए जाने वाले निर्देश कि जब हम काम कर रहे हैं तो उसके क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं उनको, और कार्य के अंत में भी कुछ सूचनाएं देनी है। क्या सूचनाएं देनी है? कि जो कार्य किया गया है, जो वर्क हो रहा है, आपने जो उसको एनालाइज किया, उसमें जो गलतियां थी, तो उसको दूर करने के लिए फिर हमें एंड में भी देना, स्टार्टिंग में देना है, ड्यूरिंग द वर्क देना है, और आफ्टर क्लास भी देना है, जिसको हम उसको सुधारने के लिए। तो उनको ऐसा नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं करना है, वो प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेशन के साथ देना है। सीखने की प्रक्रिया के प्रारंभिक भाग में दिए जाने वाले औपचारिक होते हैं फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, बहुत ज्यादा उपयुक्त होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। प्रारंभिक निर्देशों से छात्रों को अशुद्ध आदतों से जो बाद में शुद्ध करनी पड़ेंगी बचाते हैं। अगर हम पहले ही उनको बता देंगे
कि यहाँ पे आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ऐसे आपको करना है, तो क्या होगा, वो थोड़ा ध्यान से सुन के उस चीज को, होगा हो सकता है कि गलतियां हो, लेकिन उससे कम होंगी जो बिना बताए होने वाली थी। छात्रों को प्रारंभिक क्या टालना है, अभ्यास करने के सकारात्मक निर्देश दिए जाएं। मतलब ये कहना कि उनको क्या टालना है, कि क्या नहीं करना चाहिए अभी, वो उसको छोड़कर क्या करना है उनको, कि ऐसे पॉजिटिव निर्देश देने हैं कि हमें बताना है उनको, उसके कॉन्ट्रेडिक्शन और बेनिफिट दोनों बता देने हैं कि हम अगर उसको करेंगे तो उसके फायदे क्या होंगे, अगर वैसा नहीं करेंगे तो उसके नुकसान क्या होंगे। फिर भी उत्तम उपलब्धि तब होगी जब क्या किया जाए और क्या ना किया जाए ये दोनों बातें बताई जाए। जैसे हम बात करें बीपी हाई जिनका रहता है, तो आप बताओ क्या बोलोगे प्रैक्टिस कराते हुए कि क्या नहीं कराना है उनको, कोई भी बताएं। आप एक टीचर हो तो आप क्या बताओगे स्टूडेंट्स को कि क्या कराना है और क्या नहीं कराना है। मैम कपाल भाती भस्त्रिका और फोर्सफुली जो मैम एक आसन बार करते हैं। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कीजिए ना। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक टीचर हैं और आप अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं, या फिर आप इंस्ट्रक्टर भी हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आपको कराना है आगे के लिए, तो आप उनको हाई बीपी का करा रहे हैं और वो बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो आप उनको क्या बोलोगे कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। उनको हाई बीपी है, मतलब ऐसे बोल रहे हैं ना हाँ आप? बिल्कुल, एक मिक्स ग्रुप है, ठीक है, एक मिक्स ग्रुप है, उसमें बीपी वाले भी पेश, आपको नहीं पता, हाई बीपी वाले भी हो सकते हैं, सर्वाइकल वाले भी हो सकते हैं, कोई भी डिजीज हो सकती है, ठीक है, मिक्स्ड है। अब आप उनको कराने से पहले इंस्ट्रक्शंस दोगे ना, तो क्या दोगे, हाई बीपी वालों को आपको देना है कि हाई बीपी वाले ऐसा ना करें, क्या ना करें और क्या करें। जैसे आप हाई अभी बीपी किसी वालों को जैसे हम्म, जैसे कि मैम भस्त्रिका प्राणायाम से उनका बीपी पहले ही हाई है और हाई हो जाएगा। तो हम्म अगर हम ये प्राणायाम करवा रहे हैं तो हम मतलब ऐसा इंस्ट्रक्शन देंगे कि जो हम्म, हाई बीपी वाले हैं वो ये ना करें। उसके हाँ अलावा जैसे बस। उस टाइम को यूज करते समय मतलब अनुलोम विलोम या और कुछ कर सकते हैं वो लोग बैठे तो बैठे। इससे फायदा क्या होगा, आपके बताने से क्या फायदा होने वाला है उनको। आप जब अभ्यास से पहले बता रहे हो, ठीक है, तो उनको क्या फायदा होगा जिनको हाई बीपी है। उनको ये बेनिफिट होगा ना कि उनके मतलब बीपी बढ़ा नहीं उनका, मतलब हाँ पहले से तो रहता ही है उनके। अगर वो कर हम्म, लेंगे ये तो उनकी डिजीज ज्यादा बढ़ जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, क्या बाद में अगर उनको बताते तो वो कर लेते, ठीक है, तो हो सकता है कि किसी का उस टाइम पे बड़ा हुआ हो तो और उनका बढ़ जाता, ठीक है, या फिर आप क्या, कि हो सकता है कि उनको दिक्कत हो जाती है उससे, तो इससे क्या हुआ कि वो गलती जो करने वाले थे आपने उनको पहले ही बता दिया, तो उन्होंने अपना दूसरा स्टार्ट कर दिया या वो रुक गए, तो इससे क्या होगा कि जो गलतियां होने वाली होती हैं वो थोड़ा कम हो जाती है। ये चीज, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ऐसे हो गया। यस यस, सही बोला है पूनम दीदी ने, पूनम दीदी की आवाज से ही पहचान जाती हूँ मैं कि वही है। ठीक है, हाँ, तो यही था, यही समझाने का मतलब था मेरा कि आप पहले ही बता दिए, उत्तम उपलब्धि तब होगी, आप कुछ भी करा रहे हैं कि उससे पहले बता दिया जाए कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, दोनों बातें जरूरी हैं। कंपैरिजन की क्या किया जाए, सिर्फ ये तो बता दिया क्या करना है, और योग में सबसे जरूरी होता है कि आप ये पता हो या ना हो कि आप क्या करवा रहे हो। ये तो ठीक है, आपको पता है ये आसन होते हैं, उसके नुकसान पहले पढ़ लो, तभी एक अच्छा योगा टीचर हो आप, कि किसको नहीं करना है, भ्रामरी किसको नहीं कराना, शवासन। अब एक डिप्रेशन का पेशेंट है, मैंने देखा है, मैं बात करती रहती हूँ, मतलब ऐसी मेरी आदत है कि मैं पूछती रहती हूँ किसी से भी कि आप क्या कराते हो उसमें, तो उनको डिप्रेशन है और उनको शवासन योग निद्रा कराए जा रहे हैं, कैसे वो बाहर आएंगे डिप्रेशन से। उनकी तो चीजें बढ़ानी है ना, थोड़ी रजोगुण उनका थोड़ा सा एक्टिव करना है, तो हर चीजें देनी, लेकिन बैलेंस में उनको और रिलैक्स किए जा रहे हैं, क्यों उनको इतना रिलैक्स और करना है, वो ऑटोमेटिक पहले से ही डिप्रेशन में है वो। तो ध्यान में रखना है चीजों को, क्या करना है क्या नहीं करना, और सबसे जरूरी क्या नहीं करना। इसमें संभाव्य दोष टालने और साथ ही सुकृता, आराम, दक्षता, तनाव को कम करने और कही गई गति जैसी गुणात्मक पक्षों में वृद्धि, ये जरूरत नहीं है इसका, आगे बढ़ो। अभ्यास हेतु पर्याप्त समय दिया, हाँ ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए है या
क्योंकि आप क्लास लेते हैं तब तो आप ऑब्वियसली उनको टाइम देते ही हैं, कि उनको आप जब सिखा रहे हो फिर उनको भी टाइम दो कि वो उसका अभ्यास अच्छे से कर पाए। अगर आप खुद से अभ्यास नहीं करेंगे तो उनके लिए वो प्रभावी नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। सामूहिक कक्षा में अभ्यास के कालांश को अनौपचारिक अभ्यास और पर्यवेक्षित अभ्यासों में बांटना चाहिए। मतलब क्या करना है आपको कि फॉर्मली आपने करा दिया, लेकिन वो बाहर भी जाके अभ्यास करें, ऐसे भी वो एक्टिविटी उनको दे देनी है, इनफॉर्मल वे में भी ना। सीखने में एक ये बहुत जरूरी है, ये भी याद कर लेना, नंबर 4 पॉइंट। सीखने में इसको टिक कर लिया करो, जो मैं बोलती हूँ ना इम्पोर्टेंट है उसको लिख लिया करो कि नंबर 4 पॉइंट आपको याद करना है, या आपने पढ़ा हुआ है तो रिवीजन कर लो अच्छे से। सीखने में प्रगमन होता है प्रोग्रेसिव, मतलब आगे बढ़ने का सिद्धांत जो होता है, उसमें आवश्यक है, क्या आवश्यक है, सरल से जटिल। ऐसे क्वेश्चन आए भी हुए हैं, अब पेपर 1 में आए हैं, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड का भी आपका एक फायदा है, इससे आधा थोड़ा सा इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का भी आ जाती हैं चीजें, और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कुछ ये चीजें आ जाती हैं। तो आपका यूनिट पेपर 1 और पेपर 2 थोड़ा सा ये मिलता जुलता है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो है। सरल से जटिल, ठीक है, इजी चीजें आती है ना। आप बताओ, आप स्टूडेंट आपके पास आए हैं, आप क्या उनको हार्ड से इजी की तरफ लेकर जाओगे? बताइए। नो मैम, नहीं पहले मैम। उनको सरल चीजें बताएंगे, उसके बाद में जटिलता की ओर हाँ, जटिल। अब जैसे मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या मैं पहले 7 चैप्टर पढ़ा देती आपको, या पहले विषय प्रवेश कराना था, यानी नहीं, पहले इंट्रोडक्शन? पहले इंट्रोडक्शन वगैरह हाँ, करवाया। पहले इंट्रोडक्शन ना। तो अब मैं एकदम ही 7 चैप्टर पढ़ा देती, आप बोलते कि मैम कैसे पढ़ा रही है, कि पहले ही 7 पढ़ा दिया, फर्स्ट तो कुछ बताया ही नहीं, क्या टॉपिक है, क्या पढ़ना है। तो सरल से जटिल, फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात मतलब कि आपको आता है कि प्रार्थना मतलब ओम चैंट कैसे करता है, ठीक है। अब आपको और मंत्र सिखाने हैं चैंटिंग के लिए, तो जो आपको आता है वो तो ज्ञात में हो गया, यानी आपको ताड़ आसन आता है वो आपको सिखा दिया। अब बैलेंसिंग आगे और सिखाने हैं आपको, अनुट्राज आसन सिखाना है, और बैलेंसिंग में सिखाना है, ट्री पोज सिखाना है, या आपको गरुड़ आसन सिखाना है। तो ज्ञात से क्या गया, अज्ञात की ओर, ठीक है। सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, ये याद रखना। अज्ञात से ज्ञात नहीं जाना, ज्ञात से अज्ञात, जो नॉन है उससे आगे की तरफ बढ़ना, जो चीजें हम नहीं जानते। ये वर्ड एज इट इज याद रखना। यह सिद्धांत एक ठोस तंत्रिका पेशी न्यूरोमस्कुलर आधार पर टिका है, यानी जब हम अभ्यास भी करते हैं तो हम सबसे पहले शुरू हमें आता है कि दंड आसन में बैठना हमें आ गया, फिर हमें उससे आगे जो बैठने वाले और आसन अच्छे करने हैं। जटिल गति युक्त सीखने के लिए कुछ पूर्व अपेक्षाएं, कुछ प्राप्त योग्यताओं की पृष्ठभूमि आवश्यक है। जब भी हम अच्छी चीजें मतलब और हार्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो उससे पहले थोड़ा वार्म अप, थोड़ी और जो उसके प्री प्रैक्टिसेस जिनको बोलते हैं वो आवश्यक होती हैं। इससे ज्यादा और इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़िए। ये पढ़ लीजिए हाँ एक बार। सीखने की प्रभावी 3 विधि बताई है यहाँ पे कि किन 3 विधि से सिखाना चाहिए। तो इसमें 3 विधि हैं, एक पूर्ण विधि है, एक अंश विधि है, एक है अंश या पूर्ण और अंश विधि। इसको आगे देखते हैं। फर्स्ट है पूर्ण विधि, जिसको कहते हैं सकल विधि, द होल मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें एक टॉपिक जो लिया उसको बिल्कुल हमने डिवाइड नहीं किया, पूरा का पूरा हमने सामने पढ़ा दिया, ठीक है। आज मैंने सोचा कि आज टीचिंग मेथड की 2 घंटे की क्लास लूंगी और पूरा पढ़ा दिया मैंने। यदि क्रिया वस्तु जटिल ना हो और छात्र परिपक्व हो, ये कब होता है परिपक्व, कब क्या मतलब होता है, मैंने बताया था, बताओ जरा परिपक्व का मतलब क्या होता है, याद है किसी को? नहीं, किसी को भी नहीं पता जो परिपक्व? योगाभ्यास कर रहा हो पहले से, जो हाँ, पक्व है। मतलब इसके लिए एकदम सटीक वर्ड आता है, एग्जैक्ट आता है, पूर्णता, समझदार। किसी भी सब्जेक्ट में पूर्णता। समझदार जो होते हैं, परिपक्व मतलब जो समझदार है, ठीक है, कि जिनको वो चीजें आती हैं। तो मतलब जो कि अब आप क्या हो, मास्टर्स कर रहे हो, आप 2nd सेमेस्टर में हो और 3rd सेमेस्टर आपका चलने वाला है, तो आप ठीक है, आपको आती है चीजें, आप यूज टू हो गए हो, 1 साल हो गया आपको,
अब सेकेंड ईयर में आप आ गए हो, थर्ड सेमेस्टर, तो हो सकता है कि आपके सामने पूरा का पूरा आपको बोले चलो भाई आप क्लास लेके दिखाओ, आज आपकी टीचिंग प्रैक्टिस है, आज आप 45 मिनट्स का सेशन लो, आपको कुछ डिवाइड नहीं किया कि सिर्फ 15 मिनट का लेना है, या ऐसा आपको फोर्थ सेमेस्टर में बोल दे, तो ये होता है पूर्ण विधि। समझ में आया? अभी बता देना नहीं समझ में आया तो। सकल विधि मतलब पूर्ण। बताइए थोड़ा सा, कोई भी जिनको आया समझ में, क्या होता है सकल विधि में? द होल मेथड। इजी वर्ड्स में बता देना। आपको ये अपने लिए समझना है, ये ध्यान रखना, आपको पढ़ाना नहीं है अभी, मैं बार बार बोलती हूँ, सिर्फ अपने समझने के लिए आपको याद रखना है कि सकल विधि का मीनिंग एग्जैक्ट होता क्या है, बस इतना। वो भी एक लाइन में याद रख लो, बाकी भूल जाओगे। बताइए सकल विधि का मतलब क्या होता है? मैम किसी टॉपिक को यदि पढ़ाना है, मान लो उसको पूरा पूरा टॉपिक को उसी दिन पढ़ाना है, लेकिन बस उसको बिना वो डिवाइड किसको किए। पढ़ाना है? जी जी, हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी। कोई नहीं मैम। मैम जिस मान लो छात्र को, जिस छात्र को हम पढ़ा रहे हैं उस परिपक्व होना चाहिए, उसको समझदार होना चाहिए कि वो पूरा टॉपिक समझ सके, उसी को पढ़ाना चाहिए। हाँ, सबसे मेन इसमें पता है क्या, सबसे मेन इसमें ये है कि जो भी आप पढ़ा रहे हो ना, ये तो ठीक है, ये एक इन्होंने बाद में स्टेटमेंट दे दिया कि जो समझदार है उनके लिए, बट सकल विधि का मतलब ये है कि जो टॉपिक, जो विषय वस्तु आपने चूज किया है ना, उसको पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर, उसको पूरा का पूरा ऐसे एज इट इज पढ़ा देना, बिना डिवीजन के। समझ गए? वो कंडीशन अलग है कि वो समझदार है नहीं है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि वो जो मैच्योर होंगे उनके लिए है, बट इसका मतलब होता है कि बिना विभाजन किए जो कंटेंट आपको पढ़ाना है वो पूर्णत्व, पूरा का पूरा प्रस्तुत कर दिया ऐसे, ठीक है? ऐसा नहीं किया कि आपने 3 क्लास में डिवाइड किया, या आपने उसको सोचा कि आज 3 चैप्टर तो आज पढ़ा देती हूँ, 3 कल पढ़ा दूंगी, वो नहीं किया। आज 6 के 6 आज ही पढ़ाने हैं। समझ गए थोड़ा सा क्या होती है सकल विधि? जी मैम। यस मैम। जी मैम, जैसे हाँ, मैम बस इसमें इतना। जैसे ये हम्म, बुक है उसको आपने एक दिन में पढ़ा दिया पूरा। बस 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 यही आपको समझ, एग्जाम के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि सकल विधि द होल मेथड होता है, वो यही होता है। क्लियर है? जी। पूरा जी लाइन मैम। याद करने की जरूरत नहीं है, 3 लाइन, एक लाइन में 2 लाइन में इसका मतलब याद करके छोड़ दो इसको, बस इतना पढ़ना है। एग्जाम के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि बहुत पढ़ना है उसको, आपको अभी टीचिंग, आप टीचिंग को भूल जाओ, अभी सिर्फ एग्जाम को फोकस करो कि इसका मीनिंग पता हो, क्योंकि आंसर तो आपके पास 3 होने ही होने ना, 4 चूज तो आपको एक करना है, मीनिंग पता होगा एकदम चूज कर लोगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंश विधि, अभी वो था फुल मेथड, अभी ये है अंश विधि का मतलब। अंश होता है कि किसी भी चीज का जो पूर्ण है उसका कुछ पार्ट निकाल दिया, ठीक है? जो पूरी कोई चीज है, एक एप्पल है, उसको हमने कट कर लिया और उसका एक पार्ट निकाल दिया, तो वो उसका अंश हो गया। क्लियर है? ये पार्ट मेथड बोलते हैं। यह हेतु विश्लेषण पर आधारित है, प्रस्तुत क्रिया के अंशों का तार्किक क्रम ज्ञान कर सरल से जटिल की ओर बढ़ाते हैं। विद्यार्थी अभी अपरिपक्व हो तो क्रिया जटिल हो, यह विधि अच्छी है। देखो अभी क्या है कि स्टूडेंट न्यू है, अपरिपक्व मतलब उतने समझदार नहीं है, उतनी चीज, समझदार का मतलब ऐसा नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं है, ठीक है? मतलब नॉलेजेबल अभी नहीं है, उतनी नॉलेज उनको नहीं है, तो उनके लिए क्या करना है, अभी हमें सरल से जटिल की ओर बढ़ना है, तो ये विधि अच्छी है, उसको थोड़ा थोड़ा कराते जा रहे हैं, ठीक है? पहले सिंपल चीजें कराई, फिर थोड़ी सी जैसे मैम डिफिकल्ट आप अभी कराई। करवा रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये आप कह सकते हो, बस आप याद रखना, ठीक है? भूलना मत, मैं ये चाहती हूँ आप भूलो ना अगर ये आए तो। अंश विधि ये होती है कि आप थोड़ा थोड़ा उसको सरल से जटिल की ओर, ठीक है? क्लियर है ये? यस मैम। जी मैम। अब आ गया प्रगामी अंश विधि। प्रगामी का मतलब होता है प्रोग्रेसिव अंश विधि, यानी प्रोग्रेशन पार्ट मेथड, ठीक है? इसमें हो जाता है कंप्लीट। अब इसमें क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव पार्ट मेथड अंश विधि की तुलना में, अंश वाली जो विधि थी यानी जो सरल से जटिल की ओर थी, उसकी कंपैरिजन में यह विधि अधिक प्रयोग में आती है, इसको ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस विधि में विषय वस्तु का एक भाग सीखा जाकर उसकी दूसरे से जोड़ी बनाकर और दोनों को साथ मिलाकर दोनों का अभ्यास किया जाता है। पहले एक पार्ट सिखा दिया, ठीक है? फिर दूसरा पार्ट सिखा दिया, अब दोनों को फिर क्या करेंगे, एक साथ सिखाएंगे, ठीक है? तो इससे क्या होता है, तीनों अंशों को एक मानते हुए संपूर्ण क्रिया की एक वस्तु के रूप में रचना की जाती है। अब आप मुझे बताओ, 3 कंडीशन मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। फर्स्ट कंडीशन ये कि मैं बोलूं कि टीचिंग मेथड मुझे एक दिन में पढ़ाना है, वो कौन सी विधि है? सकल। शक्ल, यानी
पूर्ण जो होता है, ठीक है, होल मेथड, ठीक है, सब बोलेंगे, सिर्फ एक के लिए नहीं है। जिन्होंने बोला है वो उसका मतलब बहुत अटेंटिव है, बाकी सभी भी अटेंटिव हो जाइए, आपका ही फायदा है। फर्स्ट मतलब एक दिन में मैंने टीचिंग मेथड पढ़ा दिया। कौन सा मेथड है वो? शकल या पूर्ण होंगी। होल मेथड। हाँ, सकल या होल मेथड। अब मैंने बोला कि मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है, कि कंटिन्यू चलता जाएगा, सरल से जटिल की ओर, पहले सिंपल फिर इजी पढ़ाऊंगी एक साथ ही, ठीक है। उसका सारा एग्जाम बाद में ही लूंगी मैं। तो वो कौन सी विधि हो गई? अंश विधि। अंश विधि, पार्ट। ठीक है। अंश में उसको पढ़ा दिया मैंने, इजी पढ़ा दिया पहले, फिर हार्ड पढ़ा दिया। अब मैंने बोला कि पहले मैं इसके 3 चैप्टर पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपका टेस्ट लूंगी, फिर 3 चैप्टर पढ़ाऊंगी, फिर टेस्ट लूंगी, और फिर उसके बाद में दोनों को एक साथ फिर से आपको दोबारा से एग्जाम लूंगी। तो ये कौन सा है? प्रगामी। प्रगामी अंश प्रगामी विधि। अंश विधि, ठीक है, मतलब प्रोग्रेसिव जो आपका मेथड होता है, प्रोग्रेसिव पार्ट मेथड, ठीक है। ये ज्यादा सब अब क्वेश्चन आता है कि अंश विधि से ज्यादा कौन सी विधि को यूज किया जाता है, या इन दोनों में से कौन सी विधि को, तो ये प्रगामी अंश विधि, ठीक है, ज्यादा यूज में आती है ये। दूसरा ये जो पुल मेथड है वो सिर्फ परिपक्व स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि समझदार हैं, और जो अपरिपक्व हैं उनके लिए है। फिर जो मतलब ज्यादा क्लास में बताया ना कि जिनका सीखने की प्रक्रिया थोड़ी स्लो होती है, उनके लिए अंश विधि है। ये सबसे ज्यादा यूज में आती है प्रगामी अंश विधि, जो कि सभी के लिए बैलेंस कर देती है। क्लियर है? यस मैम। यस जी मैम। मैम। ठीक है। और जो प्रस्तुतिकरण की, बस मैं ये खत्म होने वाला, ठीक है, 2-4 मिनट का पेशेंस रखेंगे, ये चैप्टर होने वाला है। प्रस्तुतिकरण जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें औपचारिक निर्देश या औपचारिक सुझावों पर बल दे सकते हैं, ठीक है। जो में औपचारिक होता है फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, और फॉर्मल जो सुझाव हम अपने देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, वो देना चाहिए। और छात्रों की आवश्यकता तथा स्वभाव और उनके सीखने की व्यक्तिगत और समूह विशेषताएं हैं, ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग है कि उनका स्वभाव है, कुछ व्यक्तिगत और कुछ समूह में सीखते हैं, तो सबका अलग अलग नेचर है या बिहेवियर है। अध्यापक की छात्र के प्रति अभिरुचि और अभिवृत्ति सीखने में आवश्यक योगदान देती है। कि जो अध्यापक हैं उनकी जो रुचि है, उनका जो एप्टीट्यूड है, ठीक है, वो बहुत आवश्यक होता है स्टूडेंट के लिए। अध्यापक द्वारा ठीक और संतोषप्रद मतलब राइट और सेटिस्फैक्ट्री जो छात्रों को प्रेरित करने का एक तरीका होना चाहिए कि वो सीखना चाहे, और छात्र में ठीक प्रकार का निष्पादन नहीं हो रहा, अगर वो सही से मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, उनको सही से चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो उसकी त्रुटियों को सकारात्मक ढंग से दिखाने पर स्वयं स्वयं सुधार करने में उसे प्रेरणा मिलती है। तो उनको क्या करना है कि उनकी त्रुटियों को, जो उनकी गलतियां हैं, उसको पॉजिटिव वे में बताना है, कि जिससे कि वो खुद से उनको इम्प्रूव करे। मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको ये नहीं बोलना कि आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई कर सकता है। छात्र को अपनी सफलता या असफलता का मूल्यांकन करने की विधि का ज्ञान हुए बिना उसमें सीखना नहीं हो पाता। अगर स्टूडेंट है उसको ये नहीं पता कि उसकी गलती क्या है, वो सही क्या कर रहे हैं, तो उसके बिना क्या होगा, उनको राइट वे नहीं मिल पाएगा। तो उसमें क्या करना है कि आवश्यक है कि अशुद्धियों त्रुटियों को सुधारा जाए। तो वो कैसे सुधारना है, जो गलतियां उनको भी कैसे सुधारना है किसी स्टूडेंट की, क्योंकि एक साथ आप सारी गलतियां उनको बता देंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है, वो बोलेंगे कि हमसे नहीं होगा। तो सबसे जरूरी है कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, पहले उसको सुधार दें, तो उससे क्या होगा, बाकी की गलतियां अपने आप सुधारी जाएंगी। क्रिया के आदर्श प्रदर्शन के तत्काल बाद क्रिया को प्रत्यक्ष करने और उसका अभ्यास करने का अवसर दें। मतलब जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं क्लास में, कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत उसके बाद बच्चों को भी उसको मौका दें कि वो बता पाए उसको, या उसको सीखें। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चनिंग की जाए, क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी, आगे पढ़ेंगे आप चैप्टर आएगा इसमें, प्रश्न पूछना बच्चों से बहुत जरूरी होता है। क्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने, उसे क्या कहना है क्या बताने के लिए, और छात्र की समस्या को समझने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। और देखिए ये भी जरूरी है कि जो स्टूडेंट है वो प्रश्न पूछे, क्योंकि जब क्लास में प्रश्न पूछते हैं ना तो उनके व्यूज हमें पता चलते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर प्रश्न अच्छा नहीं है ना, तब भी उनको डिमोटिवेट नहीं करना, उनको हतोत्साहित करना है, मतलब उनको मोटिवेट करना है, और उनका मजाक भी कभी नहीं उड़ाना चाहिए। मामूली प्रश्न भी हो, वो प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या करना है, उसमें भी उनको मोटिवेट करना है। अगर नहीं अच्छा प्रश्न है तब भी।
और यदि आवश्यक हो तो ऐसे प्रश्न दोबारा सारी कक्षा में परिचर्चा, अगर वो देखो इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है प्रश्न उन्होंने पूछा है तो उनको बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि उनका प्रश्न इम्पोर्टेंट है तो पूरी क्लास में उसको डिस्कस कीजिए जिससे औरों का भी फायदा हो। ये आपका एजुकेशनल में आ गया जो प्रिंसिपल थे। अब लास्ट टॉपिक है ये बस, सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत, जबकि सोशियोलॉजिकल जो होता है उसके जो प्रिंसिपल होते हैं। उपयोगिता मूल्य यानी जो यूटिलिटी वैल्यू होती है, उपयोगिता के विचार को आवश्यक नहीं कि केवल जीवन यापन के संबंध में ही लिया जाए। मतलब अगर हम उपयोग किसी भी चीज की उपयोगी करने की बात देखें तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में ही वो काम आए, मतलब जीवन को जैसे आप उसको जी रहे हैं उसमें हेल्पफुल हो, कि सिर्फ फाइनेंशियली वो भी जरूरी नहीं है। अगर आप उसका कार्यकलाप और अनुभव वास्तव में व्यावहारिक उपयोग यानी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपका अगर हेल्प करता है, व्यक्ति को सुख से सफल जीवन यापन करने में सहायक होता है, तो वो भी क्या है कि वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे योगिक लाइफ है, अगर आप तो चलो टीचर हैं, आप अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए क्या है, उससे हो सकता है उनकी अर्निंग ना हो, लेकिन अगर वो करते हैं तो उनका जो जीवन है वो ज्यादा सुखमय होता है और उनकी काया निरोगी रहती है। तो बोला जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। तो उनके लिए व्यवसायिक को महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए ज्यादा जरूरी है। तो ये इसके जो सोशियोलॉजिकल जो समाज में उसके फायदे हैं वो भी। अब क्या है ना कि जो लोग योग नहीं कर रहे हैं आपको उनको बताना पड़े कि आपको योग क्यों करना है, तो वो भी उनको आप मोटिवेट कर पाए। तो इसीलिए टीचर को सारा एस्पेक्ट सारी तरीके से पता होना चाहिए। यौगिक अभ्यास भले ही व्यवसायिक मूल्य युक्त ना हो परंतु व्यक्ति के लिए वे तत्काल व्यावहारिक उपयोग के होते हैं। स्वास्थ्य रक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन में सुख प्रदान करने वाले होते हैं। आपको हेल्थ अच्छी देते हैं, फिटनेस देते हैं, सुख देते हैं, सुख भी क्या आनंद देते हैं अगर और अच्छे से उसको किया जाए। ये आपका पूरा चैप्टर आज हो गया। कल होगा क्लास मैनेजमेंट, ये 5th चैप्टर है। मैम एक बार वो 5th पॉइंट दोबारा से दिखा दीजिए। कौन सा जी? नीचे से ऐसे 5th पॉइंट एक बार। ये वाला शकल वाला, ये वाला बोल रहे हो आप? बताइए। जी मैम ये? यही वाला। अच्छा, यही दिखाना था। इस थोड़ी सी ऊपर कीजिए मैम स्लाइड। ये वाला हाँ जी मैम यही वाला। यहीं पे रखूं अभी, 1 मिनट। हाँ मैम मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ बस। ले लीजिए। जी मैम हो गया। ओके जी। समझ में आया कुछ? जी मैम काफी समझ में आया। देखिए अभी बहुत बढ़िया। नीरज जी ध्यान से है ना। आपके नंबर ना ले जाए नीरज जी एग्जाम में। नीरज जी है क्लास में? है नीरज जी। मैंने क्वेश्चन था। किसका मांग रहे? हेलो। हाँ जी, आपकी तो आई शायद मेरे पास। बताइए। जो ह्यूमन बॉडी का केंद्र था मैम, वो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में नीचे होता है, तो मैम कहाँ पर कोई होता है मैम पॉइंट एक? गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र था वो नीचे की तरफ होता है महिलाओं में। हाँ, तो आगे मैम कहाँ पर होता है कुछ इसका? देखिए, इसका एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने भी इसमें पहली बार इसमें पढ़ा है ये। बाकी मैं इधर उधर और पूछती हूँ, अगर मुझे पता चलता है तो मैं बता दूँ, ठीक है? नीरज जी आवाज आ रही है? नीरज जी? हाँ जी नीरज जी। जी पूनम जी नमस्कार जी। हाँ, हमने परसों पढ़ा था ना, वो चक्र में ध्यान करना, कर्णिका में त्रिकुट के आकार की ऊर्ध्व शक्ति है जो पूर्णतः आकार रहित है, आकाश चक्र का ध्यान। तो इसमें इस बुक में अभी आया है शरीर संतुलन में कर्णों में अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती है, जो अभी भावना मैम ने पढ़ा है। एसएसपी की बात कर रहे हैं पूनम जी? हाँ हाँ, हम्म। तो ये कुछ तो भी आकाश चक्र रिलेटेड लेकिन लगा ऊपर मुझे। होता है। आकाश तो
नहीं, पर उधर ऐसा है, कर्णिका में त्रिकुट के आकार की ऊर्ध्व शक्ति होती है। हाँ, पर क्या है कि अगर अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग थोड़ा आगे पीछे कर दिया गया है, आप देखते हैं ना उपनिषद पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज मिल जाता है। नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, चक्र का नहीं बोल रही हूँ, ये कर्णिका में जो ऊर्ध्व शक्ति है बोल रहे हैं ना वो। हम्म। तो इधर भी शरीर संतुलन में उन्होंने बताया कि कर्णों में अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती है, हम्म। क्योंकि कई जो बार अभी क्या होता है ना, आपने ये आपको भी पढ़ाया। तो पता है कि हम बैलेंसिंग आसनास कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा भी बाहर से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आवाजें सुनते हैं, हमारा मन डाइवर्ट होता है एकदम से, तो उसमें क्या होता है, हमारा बैलेंस आउट हो जाता है ना। जी जी। तो वहीं से। हाँ, बाकी आप देखते हैं, मैं भी देख लूंगी एसएसपी में अगर ऐसा दिया है फिर से, क्योंकि बहुत दिन हो गए बिना पढ़े उसको। मुझे भी याद नहीं आ रहा था, मैं अभी ढूंढ रही थी उसमें किधर लिखा है वो कर्णिका का कुछ। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चनिंग कल करेंगे हम, और कल बताइए 7:30 क्लास रख लें, 7:30 to 8:30। जी मैम, रख लीजिए। ठीक है, 7 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगी, मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगी। चलिए ठीक है मैम, मैं डिनर लेती हूँ, हाँ मुझे ठीक है। भूख लग रही है। वो सॉरी सॉरी, आज मेरी एक्चुअली ना मेरी ट्यूसडे थर्सडे क्लास होती है, और मैं घर आती हूँ 8:05 या 10 पे भी, तो फिर इसलिए हो जाता है, सॉरी इसके लिए। ओके मैम, हमारे लिए तो कर रहे हो आप सब कुछ। कोई बात नहीं मेरा भी रिवीजन हो रहा है, आंखें बंद कर थैंक यू लेंगे। सो मच मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरे को सबसे अच्छे लगते हो आप। और मुझे आप अच्छे लगते हो, आपको पता है थैंक यू सो मच। पढ़ाते अच्छे हैं और हंसते रहते हैं हमेशा। आपसे सीखा पूनम दी। हाँ। आप आंखें नहीं, बंद सही। करेंगे, डीपली इनहेल एक्सहेल, एक बार ओम का उच्चारण। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद। आज आपने जो भी पढ़ा, जो भी रिवीजन किया, उसको एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर जाएंगे, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, और धीरे से अपनी हथेलियों को रब करते हुए दोनों आंखों पर, और धीरे धीरे वापस। थैंक यू आप सभी का, जल्दी से जाके थैंक खाना यू खाओ। मैम। थैंक यू मैम।